Hello everyone. So now we are going to revise the chapter of job work and miscellaneous provisions under GST. So job work एकदम छोटा चैप्टर है. Okay, it is a part of ITC चैप्टर, लेकिन हम लोग इसको अलग से कवर करते हैं क्योंकि ITC से रिलेटेड इसमें कुछ है ही नहीं. ठीक है. तो सेक्शन नंबर 19 ऑफ CGST एक्ट. दिस इज द सेक्शन in which job working is contained. Section number 19 read with section number 143 of CGST एक्ट. ठीक है. इसके साथ साथ एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 88, ये हम लोग करेंगे. एंड बाद में मिसलिनियस प्रोविजंस कुछ करेंगे हम लोग. लेट अस बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ जॉब वर्क. जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन. ओके, एकदम सिंपल चीज है. फॉर एग्जाम्पल, रेमंड है, मतलब रेमंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. अब रेमंड को शर्ट पीस में से शर्ट काट के चाहिए. ओके, तो यहाँ पर जो जॉब वर्कर होता है, ठीक है, एक पर्सन होता है, उसको रेमंड क्या करेगा, शर्ट पीस भेजेगा. ठीक है. एंड दैट पर्सन वुड कट दैट शर्ट पीस इनटू शर्ट. तो यहाँ पर दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग जॉब वर्किंग सर्विस टू द रजिस्टर्ड पर्सन. आया समझ में? सो जॉब वर्कर क्या होता है, दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर काम करके वो गुड्स वापस भेजता है. समझ में आया पॉइंट? वी विल अंडरस्टैंड द प्रोविजन इन डिटेल. ओके, अभी यहाँ पर एनालिसिस से स्टार्ट कर रहे हैं. एनालिसिस ऑफ ऑल जॉब वर्किंग प्रोविजंस. डेफिनेशन. ट्रीटमेंट और प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? वेदर और नॉट ट्रीटमेंट और प्रोसेस रिजल्ट्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग और नॉट, द ट्रीटमेंट और प्रोसेस वुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मतलब कि जो भी जॉब वर्कर है, वो कुछ भी हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है मानेंगे? सर्विस. चाहे उस ट्रीटमेंट से मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो. क्लियर? तो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो भी वो सर्विस है. और अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है, तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉब वर्किंग बोलेंगे एंड सर्विस बोलेंगे. फर्दर, जॉब वर्किंग मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ रिपेयर और मेंटेनेंस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो, रिपेयर मेंटेनेंस में क्या होता है? अगर आपका गुड्स खराब हुआ है, ओके, आपका गुड्स खराब है, आपने मेरे पास लेके आके दिया, बोला कि सर इसको ठीक करके, तो मैंने ठीक करके गुड्स वापस दिया आपको, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस है. ठीक है. दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ जॉब वर्क. अब जॉब वर्क में क्या होता है, फंक्शनलिटी क्रिएट होता है. ओके, नया चीज क्रिएट हो रहा है. लेकिन इन केस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई नया चीज क्रिएट नहीं हो रहा है, जो जूना चीज है वो रिस्टोर हो रहा है, रिस्टोर हो रहा है. ओके, मेरा कंप्यूटर खराब है, मैंने रिपेयरिंग में दिया, तो अभी कंप्यूटर ठीक से चलने लगेगा. ठीक है. तो इस तरीके से उसको हम लोग बोलते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस. लेकिन जॉब वर्किंग में क्या होता है? जॉब वर्किंग में नया फंक्शनलिटी दिया जाता है. ओके, क्रिएट्स फंक्शनलिटी. जॉब वर्किंग क्रिएट्स फंक्शनलिटी, बट रिपेयर और मेंटेनेंस रिस्टोर्स और इम्प्रूव्स फंक्शनलिटी. ठीक है, इम्प्रूव करता है या तो रिस्टोर करता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ओके. गुड्स किसका होना चाहिए? एज पर लिटरल रीडिंग ऑफ डेफिनेशन वी अंडरस्टैंड दैट गुड्स शाल बिलोंग टू रजिस्टर्ड प्रिंसिपल. ठीक है, सामने वाला जो प्रिंसिपल होगा, ही शुड बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. अगर वो अनरजिस्टर्ड है, तो ये जॉब वर्किंग के डेफिनेशन के बाहर है फिर. ओके. अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है, देन ओनली दिस ट्रांजेक्शन कैन बी टेकन इनटू जॉब वर्क. अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिंसिपल शुड बी रजिस्टर्ड. प्रिंसिपल शुड बी रजिस्टर्ड. हाउएवर, जॉब वर्कर कैन ऐड हिज ओन गुड्स इन प्रोवाइडिंग हिज सर्विस. तो अभी फॉर एग्जांपल रेमंड ने शर्ट पीस दिया है जॉब वर्कर को, उसको काटने को दिया और बोला कि बटन लगा के दो. तो यहाँ पर बटन जॉब वर्कर खुद अपने बटन्स भी लगा सकता है. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि रेमंड से ही आने चाहिए. तो सम गुड्स जॉब वर्कर कैन अप्लाई ऑन द गुड्स गिवन बाय प्रिंसिपल. अभी सेक्शंस के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे एक एक लीगल प्रोविजन. सबसे पहला प्रोविजन, गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर इज नॉट अ सप्लाई बट आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय सप्लायर. ओके, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ. यहाँ पर एक सप्लायर है. देखिए, ये शर्ट्स, जो शर्ट पीस है, शर्ट पीस वो भेजने वाला था रेमंड को. यहाँ पर रेमंड है. ठीक है, रेमंड. एंड यहाँ पर कहीं पर है जॉब वर्कर.
ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेमंड ने क्या बोला, आप मेरे इधर भेजोगे, ओके, फिर मैं यहाँ पर भेजूंगा। उसे अच्छा एक काम करते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर भेज दो। समझा ट्रांजेक्शन? सप्लायर ने रेमंड को ना भेजते हुए जॉब वर्कर को भेजा। अभी यहाँ पर जो सप्लायर है वो इनवॉइस किसके नाम पे बनाएगा? आंसर इज वेरी क्लियर, रेमंड के नाम पे बनाएगा। पर डिलीवरी कहाँ पर दिया? जॉब वर्कर को। तो यहाँ पर आईटीसी मिलेगा कि नहीं रेमंड को? आंसर इज यस, मिलेगा आईटीसी। ओके, बिल टू शिफ्ट मॉडल सुना हुआ है, सेम वैसा ही ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर भले ही रेमंड के प्लेस ऑफ बिजनेस पर गुड्स का अनलोडिंग नहीं हुआ है, पर फिर भी रेमंड को इसका आईटीसी मिलेगा। ठीक है, आईटीसी रेमंड को मिलेगा। क्लियर पॉइंट? ओके, अगर मान के चलो सप्लायर ने रॉ मटेरियल यहाँ पर भेजा था, ठीक है, रेमंड में, एंड बाद में रेमंड क्या कर रहा है, जॉब वर्कर को सेंड कर रहा है। ओके, अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो ट्रांजेक्शन है, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। व्हाई नॉट अ सप्लाई? बिकॉज इट इज मियरली सेंडिंग ऑफ गुड्स, मियरली सेंडिंग ऑफ गुड्स। ये सप्लाई कब माना जाएगा? अगर टाइम लिमिट के अंदर वापस से नहीं आया जॉब वर्कर से प्रिंसिपल को, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। व्हाट इज द टाइम लिमिट? लेट अस अंडरस्टैंड। एक बार ये पढ़ लेते हैं। गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई एंड नॉट टैक्स्ड एक्सेप्ट व्हेन नॉट रिसीव्ड विद इन टाइम लिमिट। ये हमने देखा। ओके, प्रिंसिपल कैन अवेल आईटीसी ऑन इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर। फर्दर, प्रिंसिपल शैल बी entitled to take credit of input tax on inputs even if inputs are directly sent to job worker। समझ में आया जो हमने एग्जांपल देखा, विदाउट बीइंग फर्स्ट brought to the place of business। okay, however in case of goods being directly delivered to job workers location, principal can take ITC। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था। It shall be noted that job working is a service, thus job work charges would be supply of service and GST shall be leviable by job worker if he is registered। ओके, मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेमंड क्या करेगा, शर्ट्स भेजेगा, जॉब वर्कर क्या करेगा, उस शर्ट को शर्ट पीस में कन्वर्ट करके, ठीक है, शर्ट पीस में कन्वर्ट करके वापस भेजेगा। तो जॉब वर्कर जो गुड्स वापस भेज रहा है, ठीक है, वो गुड्स दे रहा है कि सर्विस दे रहा है? आंसर इज सर्विस दे रहा है। ठीक है, उसको काटने का जो दिया है वो सर्विस कहा जाता है। तो जॉब वर्कर इज प्रोवाइडिंग services, job worker is providing services। Even if job worker is adding his own goods, it will be still treated as supply of service। अभी टाइम लिमिट देखेंगे हम लोग। टाइम लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम जॉब वर्क। ठीक है, जो हमने जॉब वर्कर को गुड्स भेजा है वो गुड्स वापस लाने का टाइम लिमिट क्या रहेगा, वो यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी ये जो टाइम लिमिट है वो किस चीज को नहीं लगता है? मोल्ड्स एंड डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स और टूल्स। ठीक है, तो छोटा मोटा जो डाइज रहेगा, स्पेयर पार्ट्स रहेगा, नट बोल्ट रहेगा, उन सब चीजों पर ये टाइम लिमिट नहीं लगता। ओके, अभी इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, दो पार्ट में कैटेगराइज किया। ओके, इनपुट्स मतलब बेसिक इसका अंडरस्टैंडिंग रहता है कि ये अपने पीएनएल में जाएगा। ओके, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो बुक्स में कैपिटलाइज होने वाला है। ओके, तो ये पीएनएल और कैपिटलाइजेशन, ये हम लोग को प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अगर प्रिंसिपल ने, दैट इज फॉर एग्जांपल रेमंड ने शर्ट्स किसको भेजा, जॉब वर्कर को, तो शर्ट्स रेमंड के लिए क्या हुआ, इनपुट्स। तो यहाँ पर हम लोग इधर चेक करेंगे टाइम लिमिट। ओके, लेकिन अगर रेमंड ने शर्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन, ओके, मशीन के ऊपर काम करने के लिए जॉब वर्कर को भेजा था, तो दैट मशीन इज कैपिटल गुड्स फॉर रेमंड। तो यहाँ पर टाइम लिमिट ये वाला देखेंगे। ओके, अभी फिलहाल इनपुट्स का हम लोग समझते हैं, बाद में कैपिटल गुड्स। तो इनपुट्स में कहा जाता है कि गुड्स एक साल के अंदर अंदर वापस आने चाहिए। ओके, गुड्स एक साल के अंदर अंदर वापस आने चाहिए। ओके, फ्रॉम सेंट आउट। एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। समझो यहाँ पर सप्लायर है, यहाँ पर प्रिंसिपल है, एंड यहाँ पर जॉब वर्कर। ओके, सप्लायर ने प्रिंसिपल को गुड्स दिया, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को इनपुट्स सेंड किया। ओके, से 24 सितंबर 2023 को सेंड किया। ओके,
तो यहाँ पर रिटर्न कब तक आना चाहिए? रिटर्न आना चाहिए बाय 23 सितंबर 2024। ठीक है, 2023 था तो 24, इस डेट तक क्या आना चाहिए? ये गुड्स वापस आना चाहिए। आया समझ में? ओके। लेकिन अगर सप्लायर ने प्रिंसिपल को भेजा ही नहीं, क्या किया? डायरेक्टली सप्लायर ने जॉब वर्कर को भेज दिया। ओके। तो यहाँ पर जॉब वर्कर को एग्जाम्पल मिलता है से 27 सितंबर 2023। ओके। तो ये गुड्स जॉब वर्कर ने प्रिंसिपल को कब तक वापस भेजना है? आंसर इज 26 सितंबर 2024 तक। आया समझ में? मतलब जब भी प्रिंसिपल भेज रहा है तो हम लोग को 1 ईयर का टाइम लिमिट सेंट आउट से चेक करना है, जब से हमने भेजा तब से। एंड जब प्रिंसिपल ने नहीं भेजा, प्रिंसिपल के सप्लायर ने भेजा, तो यहाँ पर हम लोग को टाइम लिमिट कहाँ से चेक करना है? फ्रॉम द डेट ऑन विच जॉब वर्कर को गुड्स मिला। ओके, रिसीव्ड बाय जॉब वर्कर। जॉब वर्कर जब मिला वहां से 1 ईयर काउंट करना है। ठीक है। बट टाइम लिमिट इन बोथ केसेस रिमेन सेम, 1 ईयर। 1 ईयर किस केस में है? इनपुट्स के केस में है 1 ईयर। ओके। सेम चीज कैपिटल गुड्स में इट विल बिकम 3 ईयर्स। सो मतलब अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कैपिटल गुड्स सेंड कर रहा है, ओके, तो रिटर्न कब तक आना चाहिए? विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम सेंट आउट। ओके। लेकिन अगर सप्लायर डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेज रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स वापस कब तक आना चाहिए? विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम कैपिटल गुड्स रिसीव्ड बाय जॉब वर्कर। क्लियर है? अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। कितना एक्सटेंशन पॉसिबल है? तो एक्सटेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। इनपुट्स के केस में 1 साल का एक्सटेंशन है ऑन द सफिशिएंट कॉज, एंड कैपिटल गुड्स में 2 साल का एक्सटेंशन है। क्लियर? 1+1 यहाँ पर 3+2। ठीक है, आगे। डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। ओके, अभी ये कंसेप्ट सुनो। अभी जॉब वर्कर ने यहाँ पर इनपुट्स रेडी कर लिया। ओके, अज्यूम करो यहाँ पर इनपुट्स रेडी हो चुका है। अब क्या जॉब वर्कर यहाँ से प्रिंसिपल के बिहाफ पर सेल कर सकता है? आंसर इज यस, कर सकता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस को एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने रजिस्ट्रेशन में डाला हुआ है। ओके। सो प्रिंसिपल को अपने रजिस्ट्रेशन में, दैट इज RAG 06 में, क्या करना पड़ेगा? जॉब वर्कर के लोकेशन को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। तब जाके क्या हो सकता है? तब जाके क्या हो सकता है? जॉब वर्कर के जगह से प्रिंसिपल बेच सकता है। ओके, मतलब जॉब वर्कर प्रिंसिपल के रिसिपेंट को सेल कर सकता है। एंड दिस इज ओनली व्हेन जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड। ओके, यहाँ पर लिखता हूँ, इफ जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड, तो क्या करना पड़ेगा प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल को करना ये पड़ेगा कि जॉब वर्कर का जो जगह है उसको एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। समझा? एंड अगर जॉब वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ओके, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। A registered person may supply goods directly from job worker's place of business to recipient in India on payment of tax or outside India without payment of tax within specified time limit. Okay, जो 1 साल 3 साल का टाइम लिमिट है। If job worker's place of business is shown as additional place of business, it shall be deemed that principal has supplied said goods. Okay. In case of goods exported outside India, LUT shall be executed by principal. समझ में आया पॉइंट? ओके। अभी अगर गुड्स टाइम लिमिट में वापस नहीं आता तो क्या होगा? ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब टाइम लिमिट क्या दिया हुआ है? 1 साल के अंदर वापस आना चाहिए, एंड अगर कैपिटल गुड्स रहेगा तो 3 साल के अंदर वापस आना चाहिए। लेकिन अगर टाइम लिमिट में गुड्स वापस नहीं आता है तो क्या हो जाएगा? तो ये सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को सप्लाई किया था, ये माना जाएगा कौन से दिन पर? जो दिन भेजा था। तो इंटरेस्ट वहां से लेकर के जब भी गुड्स रिटर्न आ रहा है तब तक पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अभी जो प्रिंसिपल रहता है उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, ITC 04। ठीक है, ये फॉर्म भरना पड़ता है जब भी वो प्रिंसिपल
जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है या फिर रिटर्न ले रहा है। ओके, अभी ITC 04 का फ्रीक्वेंसी क्या सुनो। अगर प्रिंसिपल का टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ तक था, 5 करोड़ तक था, ओके, मतलब छोटा प्रिंसिपल है, तो इसमें उसको पूरे साल का एक साथ ITC 04 सबमिट करना पड़ेगा बाय 25 ऑफ अप्रैल। ठीक है, मतलब कि अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च की बात कर रहे हैं, अप्रैल 2022 से मार्च 2023, तो यहाँ पर 25 अप्रैल 2023 तक, 25 अप्रैल 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जितना भी गुड्स जॉब वर्कर को सेंड हुआ है एंड उससे वापस आया, ये बताना पड़ेगा। एंड अगर पिछले साल प्रिंसिपल का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था तो 6 मंथली बताना पड़ेगा। 6 मंथली का मतलब हुआ कि अगर अप्रैल से सितंबर की बात करें तो 25 अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च की बात करें तो 25 अप्रैल। क्लियर है। E-way bill provisions in respect of job working. When the goods are sent by principal located in one state or UT to job worker, E-way bill shall be mandatorily generated। यहाँ पर mandatorily लिखो, आगे लिखा हुआ है irrespective, ऐसे भी mandatorily generated irrespective of consignment value। कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी रहे, ठीक है, 10,000 हो चाहे 60,000 हो, दोनों ही केस में प्रिंसिपल को ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ओके, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप, एनी वेस्ट एंड स्क्रैप generated during the process of job working may be supplied by job worker directly from his place of business on payment of tax if he is registered, or by principal if job worker is unregistered। तो अगर अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर स्क्रैप सेल कर रहा है तो GST कौन पे करेगा? प्रिंसिपल। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो GST कौन पे करेगा? जॉब वर्कर। आगे, अभी एक सर्कुलर था, वो सर्कुलर में कुछ ट्रांजेक्शन्स क्लियर किया है कि इस तरीके से मूवमेंट होगा तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन सप्लायर प्रिंसिपल जॉब वर्कर एंड कस्टमर। केस 1, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर ना मैंने नंबरिंग दिया हुआ है। ओके, ये नंबरिंग हम लोग को यहाँ पर नीचे पढ़ना है ताकि क्लियर हो। सप्लायर अगर प्रिंसिपल को सेंड कर रहा है तो क्या डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे सेंड करेगा? इट इज़ वेरी सिंपल। सप्लायर क्या करेगा? टैक्स इनवॉइस बनाएगा। ओके, सिंपल चीज़ है। ई वे बिल अगर एप्लीकेबल रहेगा तो बनाएगा, ठीक है, इफ इट इज एप्लीकेबल तो ही बनाएगा। तो ये बेसिस पर क्या होगा, प्रिंसिपल के पास गुड्स आ जाएगा। अब प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर को सेंड करेगा तब प्रिंसिपल क्या डॉक्यूमेंट्स बनाएगा? प्रिंसिपल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाएगा? सबसे पहला, डिलीवरी चालान बनाएगा। क्या बनाएगा? डिलीवरी चालान, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हैं तो हम सेल नहीं कर रहे, इट इज नॉट अ सप्लाई, तो यहाँ पर टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा। क्या बनेगा? डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान के साथ साथ ई वे बिल मैंडेटरीली बनेगा, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। व्हेन प्रिंसिपल इज सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्कर इट इज मैंडेटरी। क्लियर है क्या? जॉब वर्कर को भेजने के टाइम पर इट इज मैंडेटरी। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर क्या होगा, जॉब वर्कर को हम लोग गुड्स भेज सकते हैं। फिर जॉब वर्कर जब वापस भेजेगा तब कैसे भेजेगा? तब जो सेम डिलीवरी चालान गया था उसी डिलीवरी चालान के बेसिस पर ये गुड्स वापस आएगा। ओके, ई वे बिल मैंडेटरीली बनाना पड़ेगा। अभी प्रिंसिपल भी बना सकता है ई वे बिल। ओके, कि इनवर्ड सप्लाई आ रहा है तो इस तरीके से प्रिंसिपल भी बना सकता है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो खुद भी बना सकता है। एंड बाद में जब प्रिंसिपल अपने रिसिपिएंट को जॉब वर्कर से जो गुड्स आया है वो सेल करेगा तो अगेन सेम प्रोसेस, टैक्स इनवॉइस बनाएगा। ई वे बिल इफ इट इज एप्लीकेबल तो बनाएगा। समझ में? नेक्स्ट, सप्लायर प्रिंसिपल जॉब वर्कर रिसिपिएंट। अब क्या हो रहा है, अब सप्लायर प्रिंसिपल को गुड्स नहीं दे रहा है, अब सप्लायर क्या कर रहा है, डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे भेज रहा है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में सप्लायर जो रहेगा वो टैक्स इनवॉइस तो प्रिंसिपल के नाम से बनाएगा। ओके, बट ईवे बिल में शिप टू करके एक कॉलम रहता है, वो शिप टू वाले कॉलम में जॉब वर्कर का एड्रेस डालेगा। क्लियर पॉइंट? ओके, ईवे बिल में 4 टाइप रहता है, बिल फ्रॉम, शिप फ्रॉम, बिल टू, शिप टू। बिल फ्रॉम सप्लायर, बिल टू रिसिपिएंट, शिप फ्रॉम सप्लायर, शिप टू जॉब वर्कर। ठीक है, ये 4 कॉलम इस तरीके से भरेगा एंड जॉब वर्कर को गुड्स भेजेगा। ठीक है,
अभी जॉब वर्कर क्या करेगा, ये गुड्स के ऊपर काम करेगा, एंड जॉब वर्कर क्या कर सकता है, जॉब वर्कर इस प्रिंसिपल को वापस से गुड्स बेच सकता है। ओके, या तो फिर उधर से सेल कर सकता है वो नेक्स्ट केस में। तो जॉब वर्कर जब प्रिंसिपल को गुड्स वापस देगा, तभी डिलीवरी चालान एक बनाना पड़ेगा। ओके, एंड ईबे बिल बनाना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी चालान। क्लियर। अब प्रिंसिपल के पास गुड्स आ चुका है, प्रिंसिपल रिसिपेंट को देगा, तब वापस से टैक्स इनवॉइस बनाएगा एंड ईवे बिल बनाएगा इफ इट इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट, केस नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके। ओके, थर्ड केस, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जॉब वर्कर के लोकेशन से क्या सेल हो सकता है? आंसर हो सकता है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड या तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, ओके, या तो नोटिफाइड है, ओके, या तो रजिस्टर्ड है या तो नोटिफाइड है, या तो फिर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के प्लेस को एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डाला हुआ है। आया समझ में? तो यहाँ पर जॉब वर्कर के लोकेशन से गुड्स रिसिपिएंट को सेल करना पॉसिबल है। सबको क्लियर? ठीक। और अगर ये सेल हुआ है तो ये किसका टर्नओवर माना जाएगा? प्रिंसिपल का। ये सेल हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, तो फिर एलयूटी कौन बनाएगा? प्रिंसिपल बनाएगा। एक्सपोर्ट किसका माना जाएगा? एक्सपोर्ट बेनिफिट्स किसको मिलेगा? सब किसको दिया जाएगा? प्रिंसिपल को। क्लियर है? आगे, अगर हमने जॉब वर्कर को गुड्स भेजा है एंड जॉब वर्कर आगे किसी जॉब वर्कर को भेज रहा है, तो कैसे होगा? एकदम सिंपल है। जब हम जॉब वर्कर को भेज दिए हैं गुड्स, ओके, डिलीवरी चालान के अंडर, तो जो डिलीवरी चालान के अंडर गुड्स हमने भेजा है, उसी डिलीवरी चालान को एंडोर्स करके जॉब वर्कर 1 जॉब वर्कर 2 को गुड्स सेंड करेगा। क्लियर है? समझ में? फ्रेश चालान, नया चालान कब लगेगा? जब क्वांटिटी अलग होगा। ठीक है, पीस मिल में अगर पार्ट पार्ट में गुड्स जा रहा है, तो फिर अलग डिलीवरी चालान बनाना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर 1 को 100 क्वांटिटी सेंड की। अब जॉब वर्कर 1 अपना काम करने के बाद यही 100 क्वांटिटीज जॉब वर्कर 2 को दे रहा है। तो जॉब वर्कर 1 क्या करेगा? जो डिलीवरी चालान प्रिंसिपल ने बनाया था, उसको एंडोर्स करेगा इसके नाम पे। ओके, एक स्टैम्प मारेगा कि अभी ये गुड्स किसके पास जा रहा है? जॉब वर्कर 2 के पास। तो इस तरीके से ये गुड्स का मूवमेंट किया जाएगा एंड ईवे बिल बनाना पड़ेगा। ओके, या तो जॉब वर्कर रजिस्टर तो वो बनाएगा ईवे बिल, या तो प्रिंसिपल बनाएगा। और अगर प्रिंसिपल ने 100 क्वांटिटी भेजा था जॉब वर्कर 1 को, जॉब वर्कर 1 50 क्वांटिटी जॉब वर्कर 2 को दे रहा है। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ईवे बिल जो रहेगा, सॉरी, इस केस में जो डिलीवरी चालान रहेगा वो नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेश डिलीवरी चालान हैज टू बी जनरेटेड, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी अलग हो गया। तो ये सारा हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। ओके, अभी मिसलेनियस प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहला मिसलेनियस प्रोविजन, रिबुटेबल प्रिजम्पशंस। तो जब भी आपके प्रीमाइसेस पर अगर इंस्पेक्शन सर्च सीजर का प्रोसीडिंग्स हो रहा है, ओके, तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलेगा, जो भी वहां पर साइन रहेगा, जो भी हैंडराइटिंग रहेगा, वो सब आपका ये माना जाएगा। ओके, where any document is produced by a person or any documents are seized from any person or documents has been received from any place outside India in the course of any proceeding, it shall be deemed that such person has signed, attested, executed the same. ओके, मतलब कि अगर सीज हुआ है कुछ, उस पे ऊपर राइटिंग है, एक इनिशियल्स लिखा हुआ है, तो वो आपका ही साइन है करके माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 145, माइक्रोफिल्म्स, फैसिमिल,
copies of documents, computer printouts are documents admissible as evidence. मतलब कि जरूरी नहीं कि खाली पेपर का ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर सीडी है, डीवीडी है, तो वो सब भी अ, एक प्रूफ के इसमें माना जाता है, एक एविडेंस माना जा सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 159, publishing name and particulars under the GST Act. If the commissioner or any other officer authorized by him is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to publish the name of any person and any other particulars relating to relating to any proceedings or prosecution under the act in respect of such person, it may cause to be published. मतलब कि अगर कमिश्नर को या फिर उससे ऑथोराइज जो भी ऑफिसर है, उसको अगर ऐसा लगता है कि किसी पर्सन का नाम, ओके, या फिर उसका जो केस का पर्टिकुलर्स है वो एक्ट में मेंशन होना चाहिए, ओके, तो वो एक्ट में भी उसका नाम डाल सकता है। क्लियर? लेकिन कब नहीं डाल सकता वो यहाँ पर लिखा हुआ, नो पब्लिकेशन शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन इन रिलेशन टू पेनल्टी imposed अंडर दिस एक्ट until the time for presenting appeal has been passed। मतलब कि अगर अपील करने का टाइम लिमिट बाकी है तो तुम लोग नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अपील में जीत गया तो वापस से नाम निकालना पड़ेगा। तो एक बार अपील का टाइम लिमिट खत्म हो जाने तो उसके बाद आप लोग डाल सकते हो, ओके। एंड अगर अपील का टाइम लिमिट खत्म हो गया तो केस डिस्पोज ऑफ करने का वेट करना पड़ेगा। केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है तब तक नहीं डाल सकते। सेक्शन नंबर 60, नो प्रोसीडिंग्स इनवैलिड फॉर अ रीजन ऑफ मिस्टेक। नो असेसमेंट, रीअसेसमेंट, एडजुडिकेशन, रिव्यू, रिवीजन, अपील, रेक्टिफिकेशन, नोटिस, समन और एनी अदर प्रोसीडिंग डन, accepted, made, issued, initiated, or purported under this act shall be invalid or deemed to be invalid merely by reason of any mistake, defect, or omission therein, if such proceedings are in substance and effect in conformity with the requirements of this act or any erstwhile law। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स चालू है, ओके, एंड ऑफिसर ने कोई छोटा सा मिस्टेक कर लिया, ओके, छोटा सा मिस्टेक किया, तो वो मिस्टेक की वजह से पूरा प्रोसीडिंग्स नल एंड वाइड नहीं माना जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप लोगों ने पढ़ा रहेगा कि जीएसटी एटी में अगर 5 लाख तक का केस रहेगा तो सिंगल मेंबर हियर कर सकता है बेंच, ठीक है, सिंगल मेंबर का बेंच भी हियरिंग ले सकता है। ओके, अभी केस था 5,50,000 का, पर सिंगल मेंबर ने ले लिया गलती से, ठीक है, अभी फ्रॉड आपने किया, दैट इज कंफर्म, लेकिन आप लोग चैलेंज अब क्या कर रहे हो, 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट था टैक्स का, तो सिंगल मेंबर ने कैसे लिया, तो ये प्रोसीडिंग्स को खत्म करो। तो ये नहीं होगा, समझ में आया? क्योंकि सब्सटेंस में तो केस है ही है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि केस आपके अगेंस्ट ही है। ओके, थोड़ा सा प्रोसीडिंग्स में ऊपर नीचे हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसीडिंग्स नल एंड वॉइड हो जाएगा। सेक्शन नंबर 161 पॉइंट नंबर 5, सेक्शन 161, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स apparent from records, any authority who has passed or issued any decision or order or notice और सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट, यहाँ पर सर्टिफिकेट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और एनी अदर डॉक्यूमेंट मे रेक्टिफाई एनी एरर विच इज अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड ऑन इट्स ओन मोशन और वेर एरर इज ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय एनी ऑफिसर और बाय अफेक्टेड पर्सन। ठीक है, मतलब कि जो भी पर्सन के अगेंस्ट नोटिस इशू हुआ है उस पर्सन ने अगर एरर बताया, या तो उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर ने बताया, या तो खुद को मालूम पड़ा, तो वो एरर जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर क्या हो सकता है, रेक्टिफाई हो सकता है। ठीक है, पर एरर कैसा होना चाहिए, विच इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, एरर शुड बी अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। नो सच रेक्टिफिकेशन शैल बी डन आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर और डिसीजन। मतलब कि 3 मंथ्स में करना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइम लिमिट पकड़ के 6 महीने से बाद में नहीं कर सकते। ओके, 6 महीने के बाद नहीं कर सकते। द पीरियड ऑफ 6 months shall not apply in cases where the rectification is purely in the nature of correction of a clerical or arithmetical error arising from accidental slip or omission। मतलब कि अगर कुछ टाइपोग्राफिकल एरर है, ओके, 43 लाख के जगह पे आप लोगों ने लिख दिया 4.3 लाख, तो ये वाले एरर के लिए ये जो 6 महीने का टाइम लिमिट है, एक्सटेंडेड टाइम लिमिट, वो काम नहीं आएगा। ओके, मतलब उसके बाद भी आप उसको ठीक कर सकते हो। वेयर सच एरर एडवर्सली अफेक्ट्स एनी पर्सन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन। मतलब कि अगर एरर रेक्टिफाई करने की वजह से अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देना पड़ेगा। ओके। सेक्शन नंबर 171 एंटी प्रॉफिटिंग, ये तो आप लोग को पहले से मालूम है। अगर जीएसटी का रेट कम हुआ है किसी भी प्रोडक्ट पर, तो सप्लायर ने वो बेनिफिट को आगे पास ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। एनी रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices। प्राइस कम करके जो भी जीएसटी का बेनिफिट हुआ है सप्लायर को, वो क्या करना पड़ेगा, पास ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर पास ऑन नहीं किया तो पेनल्टी भरना पड़ेगा। ओके। एज पर सेक्शन 171(3)(a), वेयर एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी आफ्टर होल्डिंग एग्जामिनेशन, मतलब पूरा चेकिंग होगा, एंड अगर वो लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटी कम होने की वजह से जो बेनिफिट है वो पास ऑन नहीं किया, ओके, पास ऑन नहीं किया, तो इसमें क्या हो जाएगा, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिटेड। ओके, 10% क्या रहेगा, पेनल्टी का अमाउंट रहेगा। जितना भी अमाउंट आपने पास ऑन नहीं किया उसका 10% क्या भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरना पड़ेगा। However, no penalty shall be leviable if profited amount is deposited within 30 days of passing the order। ऑर्डर पास होने के 30 दिन में अगर आपने एंटी प्रॉफिटेड जो अमाउंट था वो आपने जमा कर दिया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। ओके। पॉइंट नंबर 7, एज पर सेक्शन 25 ऑफ आईजीएसटी एक्ट और 172 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, if any difficulty arises in giving effect to any provision, the government may, on recommendation of council, by general or a special order published in the official gazette, make such provision not consistent with the provisions of this act, rules or regulations made thereunder, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty, provided such order shall be made after expiry no such order shall be made after expiry of 5 years from the date of commencement। अभी ये इसका मीनिंग क्या, सुन लो एकदम सिंपल वर्ड्स में। अगर डिपार्टमेंट को कुछ चीजों पर एक्शन लेना है लेकिन लॉ में डिपार्टमेंट को पावर नहीं दिया, ओके, लॉ में डिपार्टमेंट को पावर नहीं दिया, जैसे एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंड अगर करना है, ओके, तो लॉ में लिखा नहीं है वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑफिसर क्या कर सकता है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, ठीक है, ये पास कर सकता है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब अगर सीरियस डिफिकल्टी हो रहा है किसी क्लास ऑफ पर्सन को, तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर पास कर सकता है। ओके। अभी होता कैसे है कि अगर समझो अपने को मिल जाता है कि एनुअल रिटर्न के लिए हम लोग को एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ओके, तो हम लोगों ने क्या पास किया, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। अब अगली बार क्या करोगे आप, अमेंडमेंट लेके आओ, एक्ट में ही अमेंडमेंट कर दो कि पावर रहेगा एक्सटेंड करने का, तो अगली बार क्या इशू होगा, नोटिफिकेशन, अगली बार नोटिफिकेशन इशू होगा, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नहीं होगा। तो ऐसे मिस्टेक्स जैसे जैसे आपको मिलते जाएंगे तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर्स कम होते जाएंगे, एक्ट में ही एक्सटेंशन का पावर्स दिया जाएगा। तो ये जो गलतियों का सिलसिला है ये कितने साल तक चलेगा, 5 साल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो 5 साल के बाद कोई रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर्स नहीं इशू किया जाएगा। समझ में? दैट्स इट विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।